Japan is collapsing. तो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से बर्बाद होने के बावजूद सिर्फ 23 सालों में जापान वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। और फिर कहाँ यूके, कहाँ फ्रांस, कहाँ रूस, जापान तो जब यूएस को हेड टू हेड कॉम्पिटिशन देने लगी थी। तो 1960s में जापानीज इकोनॉमी पर ईयर 10% से ग्रो होने लगी और तो अपने पीक टाइम में इन्हें 12.9% की हाईएस्ट ग्रोथ रेट भी टच कर ली थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जापानीज इकोनॉमी कंप्लीटली स्लो डाउन हो जाती है, वो भी पूरे 30 लंबे सालों के लिए। और फ्रेंड्स अब इसी बीच जापानीज इकोनॉमी ने 0 से लेकर -5% तक की ग्रोथ रेट भी यहाँ पर टच कर ली। और जापानीज येन की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हद तक डेप्रिसिएट हो जाती है और बहुत सारी जापानीज बैंकें उस टाइम पर कोलैप्स कर जाती हैं। और तब से लेकर अब तक 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन जापानीज इकोनॉमी अपने उस लॉस को आज तक यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाई है और आज भी उसके साइड इफेक्ट फेस कर रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हाउ जापान लॉस्ट इट्स 30 लॉन्ग ईयर्स डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड व्हाट वाज द मिस्टेक्स मेड बाय जापानीज गवर्नमेंट एंड एट लास्ट हाउ यूएसए एवल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्ड इन किलिंग जापानीज इकोनॉमी। एंड फ्रेंड्स एट द लास्ट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेसन्स व्हिच इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम दिस इनक्रेडिबल जापानीज केस स्टडी। बट फ्रेंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस कॉम्प्लेक्सिटीज, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 में 2 बार न्यूक्लियर वेपन अटैक होने के बावजूद भी जापान आज तक यूएस की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस कैसे बनी रही है? Why Japan is still so friendly to US despite being nuked twice during World War 2? तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब यूएस ने जापान को कम्प्लीटली तहस महस कर दिया, डिफीट कर दिया और जापान ने कम्प्लीटली सरेंडर तक कर दिया। तो यूएस ने पूरे जापानीज कंट्री पर, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सबके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पर, उसको यूएस ने फिर से लिखा और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब से लेकर अब तक उसमें एक भी चेंज नहीं लाए गए हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जापान आज भी यूएस की अंडर ऑक्यूपेशन में है। क्योंकि अब आप ही मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी कंट्री होगी जो अपने ही सॉइल पर, अपनी मिट्टी पर यूएस जैसी डेंजरस कंट्री के मिलिट्री बेसेस एस्टैब्लिश करना चाहेगी, और वो कंट्री जापान है। तो आज जापान में यूएस के डजन ऑफ मिलिट्री बेसेस है, वो भी इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस पर। तो पब्लिकली तो कहा जाता है कि यूएस हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंसेस है, लेकिन आज भी जापान यूएस की अंडर ऑक्यूपेशन में है और आज भी जापान को कम्प्लीटली पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली यूएस ही कंट्रोल करने लग रहा है। तो जापान को ऑक्यूपाइड करने के बाद यहाँ पर यूएस ने जापान से मोनार्की सिस्टम हटाया और डेमोक्रेसी रीस्टैब्लिश करी और जापानीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिवैम्प किया, रीस्टैब्लिश किया। और फिर इसी के 23 साल बाद जापान वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, सेमीकंडक्टर हब बनी और इनकी मिलिट्री भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग बन गई। लेकिन ये बात अमेरिका डाइजेस्ट नहीं कर पाया और इनने बोला कि भाई कल तक जो हमारे ही टुकड़ों पर पलता था वो आज हम ही को हेड टू हेड कॉम्पिटिशन देने लग रहा है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर यूएस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया और जापानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पर यूएस ने इनकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कैसे किया और फिर यहाँ पर अमेरिका कैसे सेमीकंडक्टर हब बना, ताइवान कैसे आज पूरे वर्ल्ड को सीक्रेटली रूल करने लग रहा है और 2 बड़ी सुपर पावर चाइना और यूएस इस छोटी सी चिप के लिए क्यों वॉर करने लग रहे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस जियोपॉलिटिकल वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल है, जो कि आप सबको देखना चाहिए। एंड नाउ लेट्स सी हाउ जापान लॉस्ट इट्स कम्प्लीटली एकदम 3 डिकेड्स वन बाय वन। तो 1970s में 2 ऑयल शॉक्स आते हैं जिनकी वजह से जापानीज इकोनॉमी कम्प्लीटली बर्बाद हो जाती है और जापान ऐसे करके अपना पहला डिकेड यहाँ पर खो देता है। तो पहला ऑयल शॉक आता है जब ओपेक कंट्री अपने ऑयल के प्राइस राइज कर देती है, $2 पर बैरल से $11 पर बैरल कर देती है अमेरिकन अलायंस कंट्रीज को यहाँ पर पनिश करने के लिए। क्योंकि उस टाइम जो अमेरिका था ना, वो इजरायली अरब वॉर में इसराइल को सपोर्ट करने लग रहा था, इसलिए ओपेक कंट्री गुस्सा हो गई और इन अमेरिकन अलायंस कंट्रीज को वो एकदम पनिश करने लगी। और सेकेंड ऑयल शॉक आया जब ईरान ने पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी ऑयल की सप्लाई बंद कर दी। तो अब इन ऑयल शॉक्स की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जापान इससे मोस्ट इम्पैक्टेड इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम जापान अपने 99% एनर्जी सप्लाई बाहर से इंपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से जापानीज इकोनॉमी कंप्लीटली ठप पड़ गई, स्लो डाउन हो गई और ऐसे करके जापान ने अपना पहला डिकेड खो दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जापानीज गवर्नमेंट की कोई गलती है ही नहीं, ना ही अमेरिका की कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली तो नहीं है इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की। लेकिन अब जो सेकेंड डिकेड जापान ने खोया उसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर जापान के सेकंड डिकेड की बर्बादी में यूएस कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना मेरी स्टोरी कंप्लीटली सुनने के बाद।
तो 1985 में अमेरिका प्लाजा एकॉर्ड एग्रीमेंट लाता है और G5 नेशन को पुश करता है इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। तो उस टाइम पे G5 नेशन थे जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी और खुद यूएस। तो इस प्लाजा एकॉर्ड में ये होता है कि यहाँ पर अमेरिका अपने डॉलर की वैल्यू डेप्रिसिएट करेगा इन G5 नेशंस की कंट्रीज़ के नोट्स की वैल्यू के अगेंस्ट, जिससे कि इन कंट्रीज़ की नोट्स की वैल्यू एप्रिसिएट हो जाएगी डॉलर की वैल्यू के अगेंस्ट। तो इससे तो वर्ल्ड वाइड पूरी कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ जापान को, क्योंकि 1985 से पहले यानी कि प्लाजा एकॉर्ड से पहले 261 येन लगते थे $1 को खरीदने के लिए, और प्लाजा एकॉर्ड के बाद 1985 के बाद सिर्फ 126 येन लगने लगे $1 को बाई करने के लिए। तो इसको अब ऐसे समझो कि आज जैसे हमको 80 रुपये लगते हैं $1 बाई करने के लिए, कल को मैं कहूँ कि सिर्फ 40 रुपये लगने लग गए हैं $1 बाई करने के लिए, तो पूरे इंडियन कंट्री तो इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। वैसे ही पूरी जैपनीज़ पब्लिक वहाँ पर क्रेजी हो गई और सब लोग वेल्दी बन गए रातों रात। लेकिन इसका बहुत ही तगड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है जैपनीज़ एक्सपोर्टर्स पर, जैपनीज़ एक्सपोर्ट कंपनीज पर। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर गो सेल्फमेड नाम की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग जैपनीज़ कंपनी है जो कि 1000 येन की चिप मैन्युफैक्चर करती है और इंटरनेशनल मार्केट में इसको एक्सपोर्ट भी कर देती है 1000 येन की। तो 1985 से पहले तो इंटरनेशनल बायर्स को जैपनीज़ चिप के प्राइस $8 के पड़ते थे, लेकिन प्लाजा एकॉर्ड के बाद जापान के येन की वैल्यू डबल होने के बाद वही चिप के प्राइस और कंट्रीज़ को $16 के पड़ने लग गए 1000 येन के। और अब इसी वजह से जैपनीज़ एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज बहुत हद तक महंगी हो गई और पूरे वर्ल्ड ने इनके एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज बाय करना बंद कर दिया और जैपनीज़ एक्सपोर्टर्स लॉस करने लग गए। तो अब यहाँ पर इनके लॉस को सरपास करने के लिए और इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बैंक ऑफ जापान एक बहुत ही तगड़ी पॉलिसी लॉन्च करता है। और इस पॉलिसी में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो उस टाइम जापान के लैंडिंग रेट थे वो थे 5%, तो उनको कम्प्लीटली आधा कर देता है बैंक ऑफ जापान और 2.5% इंटरेस्ट रेट इनसे लोन के तौर पर लेने लग जाता है, ताकि इन एक्सपोर्टर्स के लॉसेस यहाँ पर बैलेंस आउट हो सकें और इनके फाइनेंशियल इशूज़ कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएँ और बिजनेस कम्प्लीटली ग्रो करने लग जाए जापान में फिर से। और फ्रेंड्स, अब इसी बैंक ऑफ जापान की एक पॉलिसी की वजह से जापान को एसेट प्राइस बस्ट यहाँ पर देखने को मिला। Investors poured cash into the property market and land prices started to soar. The burst of Japan's economic bubble destroyed savings and cost millions their jobs. तो इन शॉर्ट ये एसेट प्राइस बस्ट और कुछ भी नहीं था, बल्कि जापान में लैंड की प्राइसेस बहुत हद तक हाई यहाँ पर हो गए, जिसकी वजह से बहुत ही बैड इम्पैक्ट इनकी इकॉनमी को फेस करना पड़ा। एट दी एंड बहुत सारे चेन रिएक्शन देखने को मिले, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी यहाँ पर बर्बाद हो गई और ऐसे करके जापान ने अपना सेकंड डिकेड खो दिया। इसको अगर हम एक स्टोरी के माध्यम से जानें जो कि जापान के उस टाइम पर हुई थी एसेट प्राइस बस्ट के टाइम पर, तो यहाँ पर आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कैलकुलेशन के लिए मैं येन में नहीं बल्कि इंडियन रुपी में कैलकुलेशन करूंगा, ताकि आपको आसानी से ये अंडरस्टैंडेबल हो पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लैंड बायर्स जापानीज़ मार्केट में आ गए, लैंड की डिमांड करने लगे, क्योंकि लोन के रेट बहुत ही हद तक कम थे ना, इसीलिए। तो यहाँ पर इन सब लोगों ने 10-10 लाख रुपए की लैंड यहाँ पर बाय करी। तो इनके लैंड बाय करने से पहले जो लैंड के प्राइस थे वो थे 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन इनकी लैंड बाय करने के बाद 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट उसके प्राइस पहुंच गए। तो अब और लोन उठाने के लिए ये लोग अपनी 1000 स्क्वायर फीट की लैंड को इन बैंकों में प्लेज कर देते हैं, गिरवी के लिए रख देते हैं और इन बैंक से ये लोन ले लेते हैं। तो ये बैंक इनकी 10 लाख की लैंड के बदले में इनको 8 लाख का लोन देती है, ताकि अगर ये लोग अपने लोन रीपे भी ना कर पाएँ तो बैंक इनकी लैंड बेच दे और अपना पैसा वापस ले ले। तो अब जो इनको ये 8 लाख रुपए मिलते हैं ना, जब तक ये लैंड बाय करते हैं, एक और लैंड बाय करते हैं, तब तक 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट से लैंड प्राइस बढ़ के 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच जाते हैं और फिर ये अपने 8 लाख रुपये से और लैंड बाय करते हैं। तो ये अपने 8 लाख रुपये से 533 स्क्वायर फीट लैंड बाय करते हैं। तो अभी तक टोटल इनके पास 1533 स्क्वायर फीट लैंड पहुंच जाती है, जिसके लिए इन्हें 18 लाख रुपये खर्च किए हैं। और 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट को अगर हम इंटू करें इनकी टोटल लैंड से, तो इनकी टोटल लैंड की वैल्यू बनती है 23 लाख रुपये, जिसके लिए इन्हें 18 लाख रुपये सिर्फ खर्च यहाँ पर किए हैं। और फ्रेंड्स, अब ऐसा करते करते सिर्फ 3 सालों में जापानीज़ लैंड की वैल्यू डबल हो जाती है और जो इनके लैंड की वैल्यू यहाँ पर 23 लाख थी 3 साल पहले, अब वो 46 लाख यहाँ पर पहुँच जाती है और लैंड के प्राइस 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुँच जाते हैं। और अब ऐसे ही जो बैंक के पास इनकी 1000 स्क्वायर फीट की लैंड गिरी भी रखी थी ना, प्लेज कर रखी थी इन लोगों ने, जिस पर इनने 8 लाख का लोन लिया था, जिसकी वैल्यू 10 लाख थी उस टाइम लैंड की, उस लैंड की वैल्यू बढ़कर 30 लाख पहुँच जाती है, जिसकी वजह से इनको 16 लाख रुपए का और लोन मिल जाता है। यानी कि टोटल में ये लोग अब 24 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं और उस 16 लाख से ये लोग और लैंड यहाँ पर बाय करते हैं। तो ऐसा करते करते एक हमको यहाँ पर साइकिल देखने को मिलती है कि ये लैंड बायर्स पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोन लेते
और फिर जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा बायर आ जाते, लैंड की डिमांड करते, लैंड के प्राइसेस यहाँ पर अब जैसे ही हाई होते वैसे ये लोग अपनी उस लैंड को प्लेज कर देते, उसके बदले में और लोन ले लेते और ऐसे ही ये साइकिल यहाँ पर चलती रहती। लोन लेते, बायर आते, ये लोग फिर लैंड बाय करते, प्राइस हाई होते, लैंड प्लेज कर देते और साइकिल चलती ही रहती। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो जापानीज़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा प्राइस हाइक देखने को मिला कि इनकी लैंड की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई सिर्फ 2-3 साल के अंदर। और जापानीज़ स्टॉक मार्केट नाइकी में कम से कम 10,000 पॉइंट से 40,000 पॉइंट तक इनकी स्टॉक मार्केट पहुँच गई, 4x हो गई सिर्फ 2-3 साल के अंदर। और अब जाके सेकंड फेज में जापानीज़ बैंक को समझ में आता है कि हमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर कर दी, और अपनी गलती को समझते हुए जापानीज़ बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है और 2.5% के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके 6% कर देती है रातों रात, जिसकी वजह से एक बहुत ही तगड़ा चेन ऑफ इवेंट हमको जापान में देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट रेट हाई यहाँ पर हो जाते हैं तो लोग पैसे बोरो करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कम बायर आते हैं तो लैंड की डिमांड कम करने लगते हैं और फिर इससे लैंड के प्राइस कम हो जाते हैं। और अब लैंड के प्राइसेस इतनी तेज़ी से गिरने लग जाते हैं कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और डिजास्टरस सिचुएशन जापानीज़ बैंक को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी पिछली स्टोरी में यहाँ पर फिर से वापस जाएं तो इन लोगों ने जहाँ 24 लाख का लोन ले रखा था अपनी 1000 स्क्वायर फीट लैंड को प्लेज करके, तो अब उस लैंड की वैल्यू 30 लाख से गिरते गिरते 10 लाख पहुँच जाती है। और अब जापानीज़ बैंक को समझ में आता है कि अबे तेरी हमने तो इनको 24 लाख का लोन दे दिया है सिर्फ 10 लाख की लैंड की वैल्यू में। तो अब जापानीज़ बैंक पैनिक करने लग जाती है और अपनी सारी की सारी लैंड प्रॉपर्टीज़ बेचने लग जाती है, जिससे कि मार्केट में लैंड की सप्लाई इंक्रीज़ यहाँ पर हो जाती है तो लैंड के प्राइसेस कम यहाँ पर होते हैं और एट द एंड और भी बहुत सारी बैंकें लैंड बेचना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे लैंड के प्राइसेस कम होते हैं, सप्लाई बढ़ती है, सारी बैंकें यहाँ पर एकदम पैनिक करने लग जाती हैं और ऐसा करते करते जापान में बहुत ही तगड़ी चेन ऑफ इवेंट, बैड चेन ऑफ इवेंट और इकोनॉमिक डिजास्टर्स, नाइटमेयर सिचुएशन देखने को मिलती है। और अब इसीलिए जो 1985 से पहले जो जापानीज़ बैंक के एनपीए थे वो थे 2 ट्रिलियन येन, लेकिन 1985 के बाद इस एसेट प्राइस बस्ट के बाद 13 ट्रिलियन येन के एनपीए पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जापानीज़ बैंकें यहाँ पर कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती हैं। जापानीज़ स्टॉक मार्केट कंप्लीटली गिर जाती है, डाउन हो जाती है, क्रैश कर जाती है। और आज 30-40 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आज जापानीज़ इकॉनमी अपने उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाई है। तो ऐसे करके द इनफेमस जापानीज़ एसेट प्राइस बबल बस्ट हुआ और जापानीज़ इकॉनमी तहस-नहस हो गई और इनने अपना सेकंड डिकेड यहाँ पर खो दिया। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि क्या जापानीज़ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी अपनी इकॉनमी को सेव करने के लिए? तो हाँ, इनके पास एक आंसर तो था। ये लोग FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्रीज़ में कॉल कर सकते थे और अपनी मार्केट ओपन कर सकते थे उनके लिए। और अब यहीं पर जापानीज़ गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी गलती करती है, जिसकी वजह से ये अपना थर्ड डिकेड, जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, उसको भी ये खो देते हैं। तो अब यहाँ पर जापानीज़ गवर्नमेंट की सच में गलती थी या फिर ये इंसिडेंट था? क्योंकि वही काइरेत्सु मॉडल जिसकी वजह से जापान वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन पाया, उसी काइरेत्सु मॉडल की वजह से जापान ने अपना थर्ड डिकेड खो दिया और जापानीज़ इकॉनमी बर्बाद हो गई, जो कि बच सकती थी क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनको नहीं मिली इस काइरेत्सु मॉडल की वजह से। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये मॉडल है क्या और इसने जापान को कैसे हेल्प करा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने में, और अब यही काइरेत्सु मॉडल कैसे बैकफायर कर गया। तो इसके लिए हमको सबसे पहले बिजनेस इंडस्ट्री के नॉर्मल मॉडल को जानना पड़ेगा। तो सपोज़ यहाँ पर एक जनरल मोटर नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका एक स्टील सप्लायर के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि $50 पर टन की स्टील का प्राइस इनने फिक्स कर रखा है। तो अब चाहे स्टील का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन फिर भी इस सप्लायर को मजबूरन $50 पर टन की ही स्टील के प्राइस में जनरल मोटर को बेचना पड़ेगा। अगर इसने प्राइस इंक्रीज करने की सोची भी या फिर इंक्रीज़ किया तो जनरल मोटर इसको सू कर देगा और कोर्ट तक घसीट देगा, फिर चाहे इसको लॉस ही क्यों ना फेस करना पड़े। और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद जनरल मोटर्स को अगर कोई और स्टील सप्लायर थोड़ा सा भी $1-2 का भी डिस्काउंट ऑफर करेगा ना, तो ये सीधा इसको छोड़कर इस वाले सप्लायर को लात मार के उस पर मूव ऑन कर जाएगा। और ऐसे ही नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड बिजनेसेस काम करते हैं, जो कि कम्प्लीटली सेपरेट बिजनेस एंटिटीज होते हैं। एक दूसरे के बिजनेस में, ऑपरेशन में ये लोग इंडल्ज नहीं होते हैं, कोई भी रिस्क यहाँ पर शेयर नहीं करते हैं। रेट टू रेट धंधा यहाँ पर होता है। लेकिन जापानीज़ काइरेत्सु मॉडल इससे कम्प्लीटली अपोजिट है। तो यहाँ पर जापानीज़ मॉडल के अंदर एक कम्प्लीटली इकोसिस्टम होता है, मैन्युफैक्चर का, कॉन्ट्रैक्टर का और सप्लायर का, और इनके ऊपर एक मेन कंपनी होती है और एक मेन बैंक होता है, और इनको मिला के कम्प्लीटली काइरेत्सु मॉडल का इकोसिस्टम डेवलप यहाँ पर हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो मेन बैंक होता है और मेन कंपनी होती है ना, मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर के बिजनेस में इनका खुद की ओनरशिप होती है और एक स्टेक होता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से जाने तो यहाँ पर टोयोटा, तो इनका 5 सालों का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इनका 20 से 30 सालों का लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है।
तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको समझें कि ये कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो यहाँ पर टोयोटा एक कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका एक पार्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि इनको नट बोल्ट और बहुत सारे पार्ट मैन्युफैक्चर करके देता है। तो उसको स्टील बाय करनी है एक सप्लायर से, 1000 टन स्टील बाय करनी है, लेकिन स्टील के प्राइस यहाँ पर राइज हो गए हैं, जिसकी वजह से उस पार्ट मैन्युफैक्चरर को ये स्टील कॉस्टलियर पड़ेगी और उसको पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एट द एंड टोयोटा को पार्ट मैन्युफैक्चर होकर महंगे में मिलेंगे। तो अगर ये नॉर्मल अमेरिका वाला मॉडल होता ना, जिसमें जनरल मोटर और रेट टू रेट कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता। यहाँ पर इस सप्लायर को भी लॉस खाना पड़ता और मैन्युफैक्चर को भी लॉस खाना पड़ता और टोयोटा को भी लॉस खाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर टोयोटा जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसको 10,000 टन स्टील वैसे भी बाय करनी है, वो अब 11,000 टन स्टील बाय करेगी सप्लायर से, जो कि उस मैन्युफैक्चर वाले पार्ट मैन्युफैक्चर वाली कंपनी से कम दाम में इसको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ये बल्क में बाय कर रहा है, इसलिए अपनी डिस्काउंटिंग परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करेगी। और जो 1,000 टन ऑफ स्टील इसने एक्स्ट्रा बाय किया है, इसको ये सिंपली उस पार्ट मैन्युफैक्चर को पास ऑन कर देगी, जिसकी वजह से एक कंप्लीटली हेल्थी इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। ना कि इस सप्लायर को लॉस हुआ, ना ही उस मैन्युफैक्चर को लॉस हुआ, और ना ही टोयोटा को कुछ इससे फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पर इन कंपनी को लॉस नहीं हो पाया और ये इकोसिस्टम हेल्थी इन्वायरमेंट यहाँ पर बना रहा। और सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि ये कंपनी आपस में मिलकर एक दूसरे के इंजीनियर्स, R&D और इनोवेशन भी एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जापान में हमको टेक राइज देखने को मिला, टेक बूम देखने को मिला बहुत ही तेज़, क्योंकि एक दूसरे की टेक्नोलॉजी आपस में एकदम शेयर करते हैं। और अब यहाँ पर थर्ड बेनिफिट ये था कि जो यहाँ पर इस कायरेक्सू मॉडल के अंदर जो ये बैंक है, ये बैंक इन बिजनेस को बहुत हद तक सपोर्ट करती है। अगर यहाँ पर टोयोटा को या फिर इन मैन्युफैक्चर को, कॉन्ट्रैक्टर को, सप्लायर को यहाँ पर किसी को भी लोन चाहिए अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को सही करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, तो यहाँ पर जापानीज़ बैंक जो इस मॉडल में है, इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में लोन देगी, इनको ही फेवर करेगी और बहुत ही ईजिली लोन इनको अवेलेबल हो जाएगा। और फिर ये जब भी चाहें इस लोन को रीपे कर सकते हैं, जिससे कि ये लोग ईजिली एक्सपांड कर सकते हैं और इनके कैश क्रंच की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो ऐसे करके बहुत ही हेल्दी कायरेक्सू मॉडल यहाँ पर फॉर्म होता है और जापानीज़ बिजनेस इंडस्ट्री कम्प्लीटली बूम में थी। लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे, जिसको जापानीज़ गवर्नमेंट कम्प्लीटली इग्नोर यहाँ पर कर देती है। तो पहला डिसएडवांटेज ये था कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर जापान में आती धंधा करने के लिए, तो इनको लोन ईजिली मिल ही नहीं पाता। जापानीज़ बैंक इनको लोन ईजिली ऑफर ही नहीं करते, क्योंकि वो जापानीज़ बैंक ज़्यादा फेवरेबल थे अपने कायरेक्सू मॉडल वाले कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर से, क्योंकि उनका भी तो स्टेक है उन कंपनीज़ में। तो इससे फॉरेन कंपनीज़ को लोन नहीं मिल पाता, वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते, बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट यहाँ पर बन जाती। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे बहुत हद तक कम हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ यहाँ पर डाल रखी थी इन फॉरेन कंपनीज़ के लिए कि ये यहाँ पर थ्राइव और ग्रो कर ही नहीं पा रही थी। तो अब इन्हीं कुछ इफेक्ट की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से ये यहाँ पर मॉडल बस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से जापान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है। जापानीज़ येन की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिरती रहती है। और जो 1960s के टाइम पे जापानीज़ एक्सपोर्ट थे तो बहुत ही हाई थे, वो कम हो जाते हैं और जापानीज़ इंपोर्ट इनके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी कोई कंट्री अगर अपने एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाती है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज़ के केसेस हमको देखने को मिला, तो वो कंट्री बैंकरप्ट भी हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे करते करते 3 डिकेड जापान ने खो दिए और जापानीज़ इकोनॉमी यहाँ पर कोलैप्स कर गई।